हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल में जो कि है नर्सिंग एजुकेशन। तो दोस्तों, फिर से स्वागत है आपका। आरआरबी ओल्ड पेपर हम सॉल्व कर रहे थे, जिसकी क्लास जो होने वाली है आज की 19 नंबर क्लास होने वाली है। आप सभी ने पिछली क्लासों को काफ़ी ज़्यादा प्यार दिया है। आपके कमेंट और लाइक हमको बहुत ज़्यादा प्रोत्साहित करते हैं। आज हम आपके लिए लेके आए हैं 19 नंबर क्लास, जो कि होने वाली है आपकी आरआरबी ओल्ड पेपर की क्लास होने वाली है, जिसमें हम तमाम जो भी प्रश्न है जो कि पिछले एग्जाम्स में आरआरबी के अंदर पूछे हुए हैं, सभी के क्वेश्चन हम आपके सामने कराने वाले हैं। ठीक है, तो वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा और टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में, वहाँ पर जाकर ज्वाइन भी कर सकते हैं। चलिए दोस्तों, आज बात करते हैं। पहला प्रश्न जो आज का होने वाला है वो क्या है, ये रहा आपके सामने। 22 प्रश्न है आज। 22वां प्रश्न आपके सामने है। इन विच कंडीशन द प्रोजेक्टाइल वॉमिटिंग इज सीन। कौन सी एक ऐसी कंडीशन होती है जिसके अंदर प्रोजेक्टाइल वॉमिटिंग देखने को मिलती है। देखिए दोस्तों, प्रोजेक्टाइल वॉमिटिंग क्या होती है। देखिए दोस्तों, जब भी आपकी बॉडी के अंदर पाइलोरिक स्टोनोसिस होता है, ठीक है, स्टोमक का ये पार्ट है, ठीक है, ये होता है आपका पाइलोरस पार्ट, ये होता है आपका पाइलोरस पार्ट, ठीक है। ये वाला जो पार्ट होता है, कौन सा पार्ट होता है, पाइलोरस पार्ट होता है। कौन सा पार्ट होता है, पाइलोरस पार्ट होता है। अगर मान लीजिए यहाँ पर किसी कारण से स्टोनोसिस देखने को मिल गया, तो आप जो भी खाना आप खाते हैं वो क्या है, इंटेस्टाइन के अंदर नहीं जा पाएगा और ये जो फूड रिवर्ट बैक होंगे आपके ईसोफेगस के थ्रू, ठीक है, ऊपर की तरफ रिवर्ट होंगे और उस वोमिटिंग को क्या कहा जाता है, प्रोजेक्टाइल वोमिटिंग कहा जाता है। तो यही ऐसी कंडीशन है पाइलोरिक स्टोनोसिस, जिसकी वजह से क्या देखने को मिलता है, आपका प्रोजेक्टाइल वोमिटिंग देखने को मिलता है। ठीक है, अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने ये रहा। द मैटरनल मोर्टेलिटी रेशियो एम एम आर मैटरनल मोर्टेलिटी रेशियो है, मातृ मृत्यु दर जो है, उसको किस फॉर्म में आप एक्सप्रेस करते हैं। दोस्तों, मातृ मृत्यु दर जो होता है वो महिलाओं की मृत्यु हो जाती है, या तो वो एएनसी के अंदर हो या फिर आपके लेबर के अंदर हो, या फिर बात की जाए लेबर के 42 दिन के अंदर तक अगर किसी महिला की मृत्यु हो जाती है तो उसको एमएमआर के अंदर काउंट किया जाता है। दोस्तों, अब बात करते हैं कि मेटल मोटर रेशियो आप कैसे निकालते हैं। तो देखो, आप सभी को पता होना चाहिए कि हर कितनी माओ की मृत्यु हो रही है, कितने बर्थ पे कितनी मातृ मृत्यु हो रही है, कितने दर पे, ये होती है आपकी 1 लाख। कितनी होती है, 1 लाख होती है। कितनी होती है, 1 लाख आप निकालेंगे। ठीक है, ये आपको पता होना चाहिए कि 1000 लाइव बर्थ जो आपके जन्म लिए हैं, ठीक है, उसमें से कितनी मृत्यु हुई है माता जी की, यानी कि माँ की कितनी मृत्यु हुई है 1 लाख लाइव बर्थ में से, यानी कि 1 लाख जिंदा शिशु जो जन्म लिए हैं उनके अंदर से आप रेशो निकालते हैं कि उनमें से कितनी माएँ जो ऐसी हैं जिनकी मृत्यु हो गई है, उससे क्या निकालते हैं आप, मेटल मोर्टेलिटी रेशियो निकालते हैं। समझ में आ गया। चलिए, अब बात करते हैं। विच ड्रग इज प्रिफर्ड इन द यूरिनरी एंड जेनाइटल इन्फेक्शन। अगर आपकी को यूरिनरी और जेनाइटल इन्फेक्शन हो रहे हैं, यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन हो रहे हैं और जेनाइटल ट्रैक्ट इन्फेक्शन अगर हो रहे हैं आपको, तो कौन सी दवा जो है उसका इस्तेमाल किया जाना चाहिए। तो आप सभी को पता होना चाहिए कि जो नेट्रोफ्लोरिनेशन जो टेबलेट है, इसकी आवश्यकता आपको बहुत ज़्यादा पड़ती है जब भी किसी व्यक्ति को यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन या फिर जेनिटल ट्रैक्ट इन्फेक्शन हो जाते हैं। तो नाइट्रोफ्लोरिनेशन टॉइन जो ड्रग है, इसका इस्तेमाल किया जाता है। ये आपको सीधे तौर पर याद करना है, इसमें किसी प्रकार का कोई ट्रिक याद नहीं होगा, इसको सीधा आपको ही याद करना पड़ेगा। ये ड्रग जो है इस्तेमाल की जाती है। चलिए, अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। द लैक ऑफ ऑक्सीजन इन द टिश्यू। अगर आपकी टिश्यूज के अंदर ऑक्सीजन की कमी हो जाए तो उसको क्या कहा जाएगा। तो दोस्तों, आप सभी को पता होना चाहिए कि जब टिश्यूज के अंदर ऑक्सीजन की कमी हो जाती है तो उसको क्या कहा जाता है, हाइपोक्सिया कहा जाता है। क्या कहा जाता है, हाइपोक्सिया कहा जाता है। ये टिश्यूज जो होती है बॉडी की, इसके अंदर अगर ऑक्सीजन की क्या हो जाएगी, O2 की कमी हो जाती है, तो टिश्यूज को ऑक्सीजन नहीं मिल पाती, जिसको क्या कहा जाता है, हाइपोक्सिया। क्या कहा जाता है उसको, हाइपोक्सिया कहा जाता है। और बात की जाए ब्लड के अंदर अगर ऑक्सीजन की कमी हो जाती है तो क्या कहा जाता है,
उसको कहा जाता है हाइपोक्सीमिया। क्या कहा जाता है? ईमिया मतलब ब्लड और हाइपोक्सिया मतलब कि ऑक्सीजन की कमी अगर ब्लड के अंदर देखने को मिल रही, टिश्यूज के अंदर देखने को मिलती है, तो क्या कहा जाता है आपका? हाइपोक्सिया। क्या कहा जाता है? हाइपोक्सिया कहा जाता है। चलिए दोस्तों, अब आगे बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एस्कॉर्बिक एसिड का दूसरा नाम क्या होता है? तो आप सभी को पता होना चाहिए, विटामिन सी जो होता है इसको ही दूसरे नाम से एस्कॉर्बिक एसिड कहा जाता है। क्या कहा जाता है? एस्कॉर्बिक एसिड कहा जाता है। विटामिन सी को दूसरा नाम क्या होता है? एस्कॉर्बिक एसिड होता है। सीधा सा प्रश्न है आपके सामने, इसका आंसर ये है। अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, आपके सामने ये रहा। विच इज द बेसिस ऑफ एबीजी एनालिसिस, एक मिनट रुकिएगा, इन्वेंट्री कंट्रोल। जी बिल्कुल, ये पूछा जा रहा है कि विच ऑफ द बेसिस ऑफ एबीजी एनालिसिस, एबीसी एनालिसिस के दौरान, देखिए आप एक इन्वेंट्री कंट्रोल आपने पढ़ा होगा रिसर्च के अंदर, ठीक है, रिसर्च के अंदर आपने पढ़ा होगा इन्वेंट्री कंट्रोल। ये क्या होता है आपका? ये इस्तेमाल किया जाता है रिसर्च के अंदर, जो भी आप ड्रग्स वगैरह रखते हैं ना, जिनका कंजप्शन ज़्यादा होता है, जिनका कंजप्शन बहुत कम होता है, जिनका कंजप्शन बहुत ही ज़्यादा कम है, तो आप एक तरीके से क्या करते हैं, इन्वेंट्री कंट्रोल में उन ड्रग्स को जमाते हैं। तो वो पूछा गया है कि विच इज़ द बेसिस एबीजी एनालिसिस इज एबीसी एनालिसिस इन्वेंट्री कंट्रोल, वो क्या है? तो वो क्वेश्चन देखिए, इसके अंदर आंसर क्या होगा आपका? इसका आंसर होगा एनुअल कंजप्शन यूनिट। मतलब कि इन्वेंट्री कंट्रोल जो होती है उसमें जो दवाएं रखी जाती है या फिर कोई भी आर्टिकल्स रखे जाते हैं, उनको इस तरीके से रखा जाता है कि एनुअली, मतलब कि साल के अंदर उनका कंजप्शन वैल्यू कितनी है, मतलब कि एक 1 ईयर के अंदर उस जो पर्टिकुलर जो दवा है, पर्टिकुलर जो ऑब्जेक्ट है, पर्टिकुलर जो भी आर्टिकल है, उसकी आवश्यकता कितनी है हॉस्पिटल सेटिंग के अंदर, तो उसके तरीके से आप जमाते हैं। ए बी सी एनालिसिस वही होता है, ए बी और सी, इस एनालिसिस में आप जमाते हैं, ठीक है, एनुअल कंजप्शन के तौर पर देखते हुए। तो ये इसका आंसर हो जाएगा। चलिए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द प्रोसेस ऑफ यूरिनेशन रिजल्टिंग फ्रॉम द वॉलेंट्री एंड इनवॉलेंट्री मसल्स? कौन सी एक ऐसी मसल होती है, ठीक है, जो कि ये डिसाइड करती है, यानी कि प्रोसेस, यानी कि आपका यूरिनेशन प्रोसेस होता है। देखिए दोस्तों, एक यूरिनेशन प्रोसेस होता है आपका, जिसके दौरान आप क्या करते हैं, जिस प्रोसेस से आप क्या करते हैं, यूरिन को बॉडी से क्या निकालते हैं, बाहर निकालते हैं। क्या करते हैं? बॉडी से बाहर यूरिन को निकालते हैं। तो एक ऐसा प्रोसेस होता है। तो कौन सा एक प्रकार से ऐसी मसल्स होती है जो कि वॉलेंट्री कंट्रोल और इनवॉलेंट्री मसल्स जो होती है उसको कहलाती है? यानी कि वॉलेंट्री और इनवॉलेंट्री मसल्स कौन सी होती है जिसकी वजह से क्या होता है, आपका यूरिन जो है वो बॉडी से बाहर निकलता है? तो आप एक ऐसी प्रोसेस को क्या कहा जाता है? उसको कहा जाता है आपका मिच्योरेशन प्रोसेस। मिच्योरेशन प्रोसेस क्या होता है? एक ऐसी प्रोसेस होती है जिसके अंदर आपको ये जो मसल्स होती है आपकी, ठीक है, वो डिसाइड करती है कि आपको कब कॉन्ट्रैक्ट होना है और कब रिलैक्सेशन होना है। जब कॉन्ट्रैक्ट होगा तो आपका यूरिन बॉडी से बाहर नहीं आएगा, और जब रिलीज होगा तो आपका यूरिन क्या होता है, बॉडी से बाहर चला जाता है, ठीक है, जिसको क्या कहा जाता है, ऐसी प्रोसेस को मिच्योरेशन प्रोसेस कहा जाता है। अब दोस्तों बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में। विच इज नॉट थेरापेटिक कम्युनिकेशन टेक्निक? कौन सी एक प्रकार की थेरापेटिक कम्युनिकेशन टेक्निक नहीं होती है दोस्तों? इस पर पूछा गया है, नहीं होती है, नॉट याद रखना। तो देखिए दोस्तों, जब भी आप थेरापेटिक कम्युनिकेशन की बात करते हैं, ये बेसिकली आपके सीएचएन का टॉपिक है या सीईटी का टॉपिक होता है, ठीक है, तो कम्युनिकेशन आप जब भी टॉपिक पढ़ते हैं तो आपको पता होना चाहिए कि थेरापेटिक कम्युनिकेशन के लिए कौन कौन सी चीज़ें आवश्यक होती है, ठीक है, ठीक है, तो ये आपको पता होना चाहिए। कम्युनिकेशन के लिए बहुत सारी चीज़ें आवश्यक होती है। तो देखिए, ये हो गया आपका कम्युनिकेशन, ठीक है। तो कम्युनिकेशन की बात की जाए तो थेरापेटिक कम्युनिकेशन के अंदर कौन सी एक प्रकार की टेक्निक नहीं होती है दोस्तों? तो आप सभी को पता होना चाहिए कि ऑटोमेटिक रेस्पॉन्स आपको कभी भी नहीं करना है। क्या नहीं करना है? ऑटोमेटिक रेस्पॉन्स आपको कभी भी नहीं करना है। बात की जाए कम्युनिकेशन के अंदर तो ह्यूमर होना, इन्फॉर्मिंग होना आवश्यक है, रिफ्लेक्शन होना आवश्यक है, लेकिन जो टेक्निक होती है वो ऑटोनॉमिक रिस्पॉन्स नहीं होती, मतलब कि ऑटोमेटिक रेस्पॉन्स आपका नहीं होना चाहिए। ये एक प्रकार की कोई टेक्निक नहीं होती है। किसके तौर पर देखा जाए तो आपके थेरेपेटिक कम्युनिकेशन के तौर पर। तो सही उत्तर क्या हो जाएगा आपका? ऑटोमेटिक रेस्पॉन्स। अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। इन विच कंडीशन ओरल पिल्स, जो ओसीपी पिल के बारे में सुना होगा आपने, गर्भ निरोधक पिल्स जो होती है, शुड नॉट बी गिवन टू द वुमेन? कौन सी एक ऐसी कंडीशन होगी जब महिलाओं को ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स जो होती है, गर्भ निरोधक गोलियां जो होती है, वो बिल्कुल भी नहीं देनी होती है? तो आप सभी को पता होना चाहिए दोस्तों, अगर व्यक्ति के अंदर हाइपरटेंशन की शिकायत है, कोई हार्ट डिसीज है उसको, ठीक है, हार्ट डिसीज है उसको,
ठीक है। तो आपको कभी भी ओसीपी नहीं देनी है दोस्तों। क्या नहीं देनी है? ओसीपी नहीं देनी है। जब भी उसको हाइपरटेंशन की शिकायत होती है, बीपी उसका क्या होता है, बढ़ा हुआ रहता है, तो कभी भी आपको ओसीपी नहीं देना है। ये आपको बिल्कुल पता होना चाहिए, ठीक है। अब बात करते हैं नेक्स्ट, दूसरी चीज कब नहीं देना चाहिए। अगर महिला पहले से प्रेग्नेंट हो तब भी आपको नहीं देना है। वेजाइनल ब्लीडिंग अनस्टेबल हो तब भी नहीं देना है, ठीक है, ठीक है। तो इन सभी कंडीशन में आपको बिल्कुल भी नहीं देना है आपको ओसीपी, ठीक है। अब बात करते हैं द ब्रॉडमान एरिया। दोस्तों ध्यान रखिएगा, द ब्रॉडमान एरिया नंबर डेट करस्पॉन्ड्स टू द प्राइमरी विजुअल कॉर्टेक्स इज। क्वेश्चन पूछ रहा है कि जो ब्रॉडमान एरिया होता है जो करस्पॉन्ड होता है प्राइमरी विजुअल कॉर्टेक्स के अंदर, वो कितने होते हैं। तो दोस्तों सभी को पता होना चाहिए कि आपके जो 17 नंबर एरिया जो होता है, इसको क्या कहा जाता है, आपका ब्रॉडमान एरिया कहा जाता है, जो कहाँ पर करस्पॉन्ड होता है, किससे करस्पॉन्ड होता है, प्राइमरी विजुअल कॉर्टेक्स से करस्पॉन्ड होता है। तो उसका कितना नंबर होता है, 17 नंबर आपका ब्रॉडमान एरिया कहा जाता है, ठीक है। ये आपको पता होना चाहिए। अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में, ठीक है। अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में, ये आपके सामने ये रहा। विच सैम्पलिंग कुड बी इफेक्टिव ड्यूरिंग ए सैम्पलिंग फ्रेम इज डिफिकल्ट टू आइडेंटिफाई इन रिसर्च। ठीक है, रिसर्च टॉपिक के अंदर आपने सुना होगा सैम्पलिंग टेक्निक। तो दोस्तों सैम्पलिंग कुड बी इफेक्टिव, आपकी कौन सी एक प्रकार की ऐसी सैम्पलिंग होगी जो कि इफेक्टिव होगी, किसके दौरान, एक सैम्पलिंग फ्रेम जब डिफिकल्ट होगा आपका, जब आपका सैंपल का जो फ्रेम होगा, ठीक है, ये क्या है, आपका सैंपल का फ्रेम डिफिकल्ट है, बहुत ज्यादा क्या है, डिफिकल्ट है। अब कौन सी एक प्रकार की ऐसी सैंपलिंग होगी जो कि बहुत ही ज्यादा क्या होगी, अच्छी होगी, इंपॉर्टेंट होगी, किसको आइडेंटिफाई करने के लिए, रिसर्च को आइडेंटिफाई करने, डिफिकल्ट आइडेंटिफाई टू द रिसर्च, मतलब रिसर्च को आइडेंटिफाई करने के लिए कौन सी एक प्रकार की ऐसी सैंपलिंग होगी, बहुत ही उपयोगी होगी, जब आपका सैंपलिंग फ्रेम बहुत ही ज़्यादा डिफिकल्ट होगा। तो आप सभी को पता होना चाहिए कि जो स्नोबॉल सैंपलिंग होती है ये बहुत ही ज़्यादा आवश्यक होती है, बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल होती है, जब आपका सैंपलिंग का फ्रेम जो है बहुत ही ज़्यादा डिफिकल्ट है, समझ में नहीं आ रहा है, तो स्नोबॉल सैंपलिंग की आवश्यकता आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करती है किसी भी रिसर्च को आइडेंटिफाई करने के लिए, ठीक है। इसके बारे में आपको रिसर्च में अच्छी तरह से पढ़ाएंगे स्नोबॉल सैंपलिंग के बारे में। अब बात करते हैं विच इज ए मैक्रो मिनरल दैट द बॉडी नीड्स टू वर्क प्रॉपरली। कौन सा एक प्रकार का मैक्रो मिनरल होता है, क्या होता है, मैक्रो मिनरल होता है, जो कि आवश्यक होता है आपकी बॉडी को अच्छी तरह से वर्क कराने के लिए। तो मैक्रो मिनरल्स ऐसे मिनरल्स होते हैं जिनका बॉडी को आवश्यकता 200 mg से ज़्यादा होती है बाय पर डे आपको 200 mg से ज़्यादा मैक्रो मिनरल रहना होता है। तो ऐसे मिनरल को क्या कहा जाता है, मैक्रो मिनरल कहा जाता है। अब क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है कि कौन सा मैक्रो मिनरल ऐसा है जिसको बॉडी को बहुत ज़्यादा आवश्यक होती है ताकि बॉडी अच्छी तरह वर्क कर सके। तो आप सभी को पता है कैल्शियम जो होता है एक प्रकार से मैक्रो मिनरल होता है जो कि आपको लार्ज क्वांटिटी में चाहिए बॉडी को, ठीक है। अब बात करें आपका कैल्शियम की, तो कैल्शियम आप नॉर्मली देखा जाए तो कितना कंजप्शन होना चाहिए, तो एवरेज ह्यूमन की बात की जाए तो 400 से 500 mg आपका मैक्रो मिनरल पर डे किसी एडल्ट को लेना चाहिए। किसको लेना चाहिए, एडल्ट को लेना चाहिए। अब बात करें प्रेग्नेंट महिलाओं की, ठीक है, प्रेग्नेंट लेडी है तो कितना होना चाहिए, 800 mg आपको पर डे लेना है। अब बात की जाए लैक्टेशन महिलाओं की, जो स्तनपान करा रही है महिला, तो उनको क्या है 1100 mg पर डे आपका कैल्शियम जरूरी है। ये हो गया आपका कैल्शियम, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टर्म है, न्यूट्रिशन के अंदर पूछा जाना क्वेश्चन है। अब बात करते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मेजर कॉज ऑफ पोस्टपार्टम हेमरेज। देखिए आपने सुना होगा पीपीएच का नाम सुना होगा, पोस्टपार्टम हेमरेज का जो मोस्ट कॉमन कॉज कौन सा होता है आपका, एटोनिक यूट्रस, एटोनिक यूट्रस होता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो कि पूछा जाना चाहिए कि मेजर कौन सा होता है आपका, कौन सा होता है, एटोनिक यूट्रस होता है, मेजर कॉज होता है पीपीएच का। पोस्टपार्टम हेमरेज कौन सी कंडीशन होती है जिसके अंदर डिलीवरी के बाद में क्या होता है, महिलाओं को जो ब्लीडिंग देखने को मिलती है जब आपका प्लेसेंटा का डिलीवर हो जाता है, बेबी और प्लेसेंटा का डिलीवर जब हो जाता है तो उसके बाद में क्या है, अगर आपको ब्लीडिंग देखने को मिल रही है
ठीक है। अगर वेजाइनल डिलीवरी हुई है, अगर सिजेरियन सेक्शन हुआ है तो 1000 सिजेरियन सेक्शन हुआ है तो 1000 ml से ज़्यादा आपको ब्लीडिंग नहीं होने को मिलती है तो आपका पोस्टमार्टम हेमरेज हो जाता है। बात की जाए 500 ml से ज़्यादा देखने को मिलती है अगर वेजाइनल डिलीवरी हुई है तो, ठीक, तो आपका पीपीएच कंडीशन कहलाती है। ठीक है। अब बात करते हैं नेक्स्ट कि व्हाट इज द बेसिलस कालमेट गुरीन। बीसीजी जो होता है वो क्या होता है? देखिए बीसीजी जो होता है एक प्रकार की कौन सी वैक्सीन होती है? लाइव एटेन्यूएटेड वैक्सीन होती है। कौन सी होती है? लाइव एटेन्यूएटेड वैक्सीन होती है आपकी बीसीजी। ठीक है। बीसीजी जो होता है, बीसीजी लाइव वैक्सीन होती है, किसके लिए मदद करती है आपकी? ठीक है। बीसीजी होती है, ठीक है, बेबी को बर्थ पे लगाया जाता है, ठीक, 2.05 ना, 1 ईयर तक कितना लगा सकते हैं? 0.1 ml लगा सकते हैं। ठीक है। आपका कौन सा देते हैं? इंट्राडर्मल आप लगाते हैं, इंट्राडर्मल लगाते हैं आप, ठीक है, बेबी को। ठीक है, ये पता होना चाहिए। और किससे बचाव करता है बीसीजी इंजेक्शन आपका? ट्यूबरक्लोसिस से। किससे बचाव करता है? ट्यूबरक्लोसिस से बचाव करता है बीसीजी। लाइव एटेन्यूएटेड वैक्सीन है, बेबी को बर्थ पे लगाई जाती है 0.05 ml, ठीक है, और 1 ईयर पे 0.1 ml, और इंटरडर्मल आप इंजेक्शन देते हैं। और बीसीजी टीका जो है ट्यूबरक्लोसिस से बचाव करती है। इसका आंसर क्या हो जाएगा? बीसीजी किस प्रकार की वैक्सीन होती है? एक प्रकार से लाइव एटेन्यूएटेड वैक्सीन आपकी बीसीजी होती है। अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं। विच कन्वेंशंस आर फॉलोड फॉर स्पेरिकल मिरर एंड लेंस। ठीक है, स्पेरिकल मिरर जो होते हैं, जो गोलाकार जो कांच होते हैं, आपने देखा होगा बड़े बड़े होटल्स में जो गोल वाले कांच होते हैं, उसके अंदर कौन सा प्रकार का कन्वेंशन जो है उसको फॉलो किया गया है, वो क्वेश्चन सीधा तौर पर पूछ रहा है। तो आपका न्यू कार्टेशियन साइन जो होता है, ये एक प्रकार का ऐसा कन्वेंशन होता है जिसको स्पेरिकल मिरर के बारे में जब भी बनाते हैं तो उस समय फॉलो करना होता है। ठीक है, इसके बारे में क्या है, क्या चीज़ होती है, सब कुछ हम आगे पढ़ेंगे। ठीक है, जब भी हम क्लास लेके आएंगे, ठीक है, उस पर पढ़ेंगे। चलिए अब बात करते हैं विच इज कॉल्ड ए नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग। कौन सी एक प्रकार की ऐसी सैम्पलिंग होती है जिसको नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग के अंदर रखा जाता है? तो दोस्तों एक होती है प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग, एक होती है नॉन प्रोबेबल सैम्पलिंग। ठीक है, अब क्या है, इसमें पूछा गया है किसको एक नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग को कहा जाता है। तो इसके अंदर सही उत्तर है आपका कि जो क्वार्टर सैम्पलिंग होती है वो एक प्रकार की नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग के अंदर आती है। किसके अंदर आती है? नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग के अंदर आती है। ठीक है, अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में। विच डिसीज आर ए फेटल ब्रेन डिसऑर्डर डेट कॉज बाय प्रायन प्रोटीन। कौन सी एक प्रकार की ऐसी बीमारी होती है, डिजीज होती है जो फेटल ब्रेन डिसऑर्डर्स कराती है, जो किसके द्वारा होती है? जो प्रायन प्रोटीन होता है उसके द्वारा देखने को मिलती है। कौन सी एक प्रकार की ऐसी बीमारी है जो बहुत ज़्यादा फैटल होती है और ब्रेन डिसऑर्डर्स कहलाती है? डेट आर कॉज्ड बाय, किसके द्वारा कॉज होती है? प्रायन प्रोटीन के द्वारा होती है। तो इसका आंसर सीधे तौर पर क्या जाएगा आपका? क्या जाएगा दोस्तों? इसका आंसर जाएगा आपका जैकब डिसीज। क्या? जैकब डिसीज इसका आंसर जाने वाला है। ठीक है, चलिए अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में कि भाई जो जैकब डिसीज होता क्या है। तो देखिए दोस्तों इसके अंदर सभी बता रखा है। जो कर्ट्सफेल्ड जैकब डिसीज जो होती है इसको सब एक्यूट स्पॉन्जिफॉर्म एनेंसेफेलोपैथी भी कहा जाता है, जो कि एक प्रकार का ब्रेन का डिजेनरेटिव डिसऑर्डर होता है, और इसको न्यूरोकॉग्निटिव डिसऑर्डर भी कहा जाता है। और वे किसकी वजह से देखने को मिलता है? प्रायन्स डिसीज की वजह से देखने को मिलता है, जिसके अंदर एक इनवेरिएबल फैटल डिजेनरेटिव ब्रेन डिसऑर्डर होता है। यानी कि आपके एक बार खराब हो गया है, डिजेनरेशन हो गया ब्रेन का, तो वो कभी भी ठीक नहीं हो सकता। वही क्या कहलाता है? एक प्रकार की डिजेनरेटिव डिसीज होती है और प्रायन डिसीज की वजह से देखने को मिलती है, जिसको क्या कहा जाता है? आपका कर्ट्सफेल्ड जैकब डिसीज, जिसको सब एक्यूट स्पॉन्जिफॉर्म एनेंसेफेलोपैथी भी कहा जाता है, और एक प्रकार से न्यूरोकॉग्निटिव डिसऑर्डर भी कहा जाता है। अब बात करें आपके इसके अर्ली सिम्टम्स कौन से होते हैं, तो इसके अर्ली सिम्टम्स के अंदर मेमोरी लॉस हो जाएगा, बिहेवियर के अंदर चेंजेस देखने को मिलेंगे, पुअर कोऑर्डिनेशन देखने को मिलेगा,
और विजुअल डिस्टर्बेंस भी देखने को मिलते हैं। अब बात करें इसके लेट सिम्टम्स कौन से होते हैं, तो इसके अंदर डिमेंशिया देखने को मिलता है, इनवॉलेंट्री मूवमेंट्स आपके देखने को मिलेंगे, और ब्लाइंडनेस कहीं ना कहीं देखने को मिलेगा, और वीकनेस देखने को मिलेगी, और कोमा देखने को मिलेगा, जो कि आपके लेट सिम्टम में आते हैं। अब बात करते हैं कि जो डिसीज होती है ये किसके द्वारा कॉज की जाती है। एक प्रोटीन के द्वारा कॉज की जाती है जिसको कहा जाता है प्रायन प्रोटीन। क्या कहा जाता है? प्रायन प्रोटीन कहा जाता है। अब बात करते हैं प्रायन्स जो होते हैं एक प्रकार से मिसफोल्डेड प्रोटीन होते हैं। जो प्रायन प्रोटीन होते हैं एक प्रकार के मिसफोल्डेड प्रोटीन होते हैं, जिनकी एबिलिटी होती है कि वो ट्रांसमिट हो सकते हैं अपने मिसफोल्डेड शेप में नॉर्मल वेरिएंट के अंदर ट्रांसफर हो सकते हैं, और सेम प्रोटीन के अंदर भी ट्रांसफर हो जाते हैं। तो इससे क्या होता है, प्रायन प्रोटीन व्यक्ति के बॉडी के अंदर चल जाएंगे और ब्रेन के अंदर डीजनरेशन करने का कॉज करेंगे, और ऐसी प्रकार की डिसीजेज पैदा करते हैं। अब बात करते हैं दोस्तों, वी व्हाट इज द रीनल थ्रेशोल्ड वैल्यू ऑफ ग्लूकोज। दोस्तों आपने सुना होगा कि जब भी आपने डायबिटीज पढ़ा होगा तो एक वर्ड सुना होगा रीनल थ्रेशोल्ड। ठीक है, तो रीनल थ्रेशोल्ड क्या होता है? एक ऐसा समय जब आपके ग्लूकोज जो है इसकी मात्रा बॉडी के अंदर कितनी हो जाए दोस्तों? 180 mg पर DL। अगर आपके ब्लड के अंदर, ठीक है, ग्लूकोज की मात्रा 180 mg DL से ज़्यादा हो गई तो आपके जो यूरिन है उसमें क्या देखने को मिलेगा? आपको ग्लूकोज देखने को मिलेगा। यानी कि आपके यूरिन के थ्रू क्या होगा? ग्लाइकोसूरिया देखने को मिलता है। क्या देखने को मिलता है? ग्लाइकोसूरिया देखने को मिलता है। तो ये एक ऐसी कंडीशन होती है जिसके अंदर आपका जो थ्रेशोल्ड वैल्यू है 180 mg पर DL, इससे ज़्यादा क्या होता है, जब ग्लूकोज का लेवल हो जाता है बॉडी के अंदर, तो आपके बॉडी के अंदर क्या देखने को मिलता है? यूरिन के थ्रू ग्लूकोज पास आउट होने को मिलता है, जो कि इस क्वेश्चन के अंदर आपको सारा बता दिया गया है। ठीक है, जो कि मैंने आपको बता दिया है। ठीक है, 150 mg पर डायबिटिक पेशेंट में देखने को मिलता है। ठीक है, चलिए अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में, जो कि आज का आखिरी क्वेश्चन होने वाला है। Which one of the following is the example of risk of infection in the nursing diagnosis? कौन सा एक प्रकार का ऐसा एग्जाम्पल है इन चारों के अंदर से जिनमें आप कह सकते हैं कि इस पेशेंट को क्या है, इन्फेक्शन होने का रिस्क है। नर्सिंग डायग्नोसिस बनाते वक्त आप ऐसा कौन सा एग्जाम्पल लेंगे जिससे पता लगेगा कि व्यक्ति को क्या है, इन्फेक्शन होने का रिस्क है। तो आप सभी को पता है, आप जब भी पढ़ेंगे ना तो आप एक प्रकार से डायग्नोसिस बनाते हैं, रिस्क नर्सिंग डायग्नोसिस। क्या बनाते हैं? जब भी किसी व्यक्ति को इन्फेक्शन होने का रिस्क होता है तो आप नर्सिंग डायग्नोसिस तभी बनाते हो। तो उसका एग्जाम्पल कौन सा होता है? उसका एग्जाम्पल होता है रिस्क नर्सिंग डायग्नोसिस। उस डायग्नोसिस को आप किस फॉर्म में बनाओगे? कि रिस्क नर्सिंग डायग्नोसिस के फॉर्म में बनाओगे। किस फॉर्म में बनाओगे? रिस्क नर्सिंग डायग्नोसिस फॉर्म में बनाओगे, या फिर रिस्क नर्सिंग डायग्नोसिस को बोलेंगे। तो दोस्तों कैसी लगी आपको क्लास? आशा करता हूँ आपको क्लास अच्छी लगी होगी। अब आपसे एक इम्पॉर्टेंट आपको चीज़ बताना चाहता हूँ मैं। अगर आप आरआरबी से रिलेटेड तैयारी कर रहे हैं, ठीक है, आरआरबी से रिलेटेड तैयारी आप कर रहे हैं, ठीक है, अगर आप आरआरबी से रिलेटेड तैयारी कर रहे हैं और साथ ही में अगर आप और भी नर्सिंग एग्ज़ाम जो है नॉट सेट हुआ इनकी तैयारी कर रहे हैं, तो उसके लिए भी बेनिफिट ये चीज़ रहने वाली जो आपको बताने वाला हूँ। बात करते हैं आरआरबी की। तो आरआरबी के लिए हम लेकर आए हैं आपके लिए नर्सिंग बुकलेट, जिसके अंदर सभी प्रकार के स्पेशल पॉइंट की पॉइंट लिखे होंगे। ठीक है, क्या लिखे होंगे? स्पेशल पॉइंट की पॉइंट होंगे विथ एक्सप्लेनेशन होंगे। ठीक है, इसकी नर्सिंग बुकलेट है। ठीक है, और क्या है साथ में? ओल्ड पेपर होंगे आपके आरआरबी के, जो भी ओल्ड पेपर, जितने भी ओल्ड पेपर आरआरबी के हैं सभी आपको मिलने वाले हैं। ये पूरा कॉम्बो जो है आपको, ये आपको मिलने वाला है मात्र कितने रुपए में? बहुत ही कम इसकी प्राइस रखी गई है। इसकी प्राइस रखी गई है ओनली 250 रुपीज़। कितनी रखी गई है? ओनली 250 रुपीज़। अब बात करें कि सर इसको कैसे लेना है, तो दोस्तों एक व्हाट्सअप नंबर मैं आपको यहाँ पर लिख रहा हूँ। ठीक है, ये हमारा व्हाट्सएप नंबर है जो मैं लिख रहा हूँ आपके सामने, ये रहे। ठीक है, ठीक है, व्हाट्सएप नंबर लिख रहा हूँ 93
5351, रुकिए एक मिनट दोस्तों, चलिए चलिए, अब आपको व्हाट्सएप नंबर लिख रहा हूँ मैं, ठीक है, सबके सामने व्हाट्सएप नंबर है। चलिए हम व्हाट्सएप नंबर लिख देते हैं आपसे, 9351609780, ये नंबर है। थोड़ा पेन का थोड़ा गड़बड़ चल रहा है लेकिन ठीक है, 9351609780। यहाँ पर आप व्हाट्सअप कीजिएगा, मैसेज कीजिएगा, ठीक है। और मैसेज करने के बाद में आप लिखिएगा कि आपको ये कोर्स चाहिए, तो आपको आपके मिल जाएगा व्हाट्सएप पे पूरा कोर्स मात्र 250 रुपीज़ में। तो वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। जय हिंद, जय भारत।